नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर बिहार में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी के इस वीडियो सीरीज में आज ये वीडियो का सेकेंड पार्ट होगा। इसमें एनसीईआरटी के क्लास 9th और 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन, कथन कारण वाला क्वेश्चन, कूट वाला क्वेश्चन और मैच द फ्लोइंग वाला क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन को कवर किया गया है। और इस सीरीज के माध्यम से हम पूरे क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी के साइंस को खत्म करने वाले हैं। कुल 4 से 5 भाग में इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो आप अगर फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट इसका आप देख सकते हैं जा करके, और उसके बाद इसको सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं। तो इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन अगर देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है, पौधों में लचीलेपन का गुण किस ऊतक के कारण होता है। पौधों में जो लचीलापन का गुण होता है ये किस ऊतक के कारण होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, पौधे में जो लचीला होता है, लचीला का मतलब होता है कोमल। तो कोमल मतलब कॉलेनकाइमा ऊतक, इससे कोमल से इसको कॉलेनकाइमा को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें जाइलम ऊतक का, तो जाइलम क्या होता है? जाइलम का काम होता है पेड़ पौधे में जल को पहुंचाना, प्रत्येक भाग तक जल को पहुंचाना। जैसे जड़ से जल और खनिज लवण जो पेड़ पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है, वो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। तो जल से जाइलम, इसको भी ध्यान आप रख सकते हैं, जाइलम जल का काम करेगा। उसके बाद एस्केलेरेन काइमा, एस्केलेरेन काइमा क्या होता है? तो नारियल का जो रेशा होता है वो एस्केलेरेन काइमा ऊतक के कारण होता है, नारियल का रेशा। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा बात करें, फ्लोएम ऊतक भी एक होता है, फ्लोएम ऊतक पेड़ पौधे में। ये फ्लोएम ऊतक का काम होता है पेड़ पौधे में भोजन का वहन करना, यानी पेड़ पौधे जो भोजन बनाता है उसको प्रत्येक भागों तक पेड़ पौधे में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम ऊतक। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसका ट्रिक है दोस्तों, फ से फ्लोएम होता है, फ से फूड होता है, फूड फ्लोएम और जल जाइलम, ये सब ध्यान रख सकते हैं। और कोमल के लिए कॉलेनकाइमा। इस पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हमारे शरीर में हमारे शरीर में गमन गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। हमारे शरीर में जो मांसपेशी होता है उसके द्वारा हमारा शरीर जो है वो लचीलापन का व्यवहार करता है या फिर गति करता है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में पेड़ पौधे के बारे में पूछा था, इसमें पूछा है मनुष्य के बारे में कि मनुष्य गति कैसे करता है और लचीलापन कैसे होता है। तो ये हो जाएगा पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, इसमें देखिएगा, रक्त किस प्रकार का ऊतक का एक उदाहरण है। तो रक्त जो है यानी खून जो है वो तरल संयोजी ऊतक होता है। उसके अलावा पेशीय ऊतक के बारे में जान ही चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। पेशीय ऊतक क्या होता है? पेशीय ऊतक के कारण जो है वो मनुष्य जो है वो लचीलापन, मनुष्य का शरीर लचीलापन होता है यानी गति करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो अस्थियों दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं लिगामेंट, स्नायु। स्नायु जो होता है वो दो हड्डी को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये स्नायु हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, वेग समय ग्राफ की ढाल कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? यानी वेग समय ग्राफ जो होता है, ये समय है और ये वेग है। तो वेग समय ग्राफ, समय को टी से बोलते हैं। वेग समय ग्राफ जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है त्वरण। क्यों? क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला होता है, त्वरण जो होता है वो होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन हाँ, तो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, त्वरण का वो होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, ये होता है। तो वेग और समय का ग्राफ अगर है तो उससे त्वरण आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा दूरी समय ग्राफ क्या बताता है, दूरी समय ग्राफ भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये समय मान लीजिए और ये दूरी मान लीजिए। तो दूरी और समय ग्राफ जो आएगा, दूरी समय ग्राफ, उससे जो आएगा वो चाल आएगा, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है।
तो दूरी समय ग्राफ जो है वो चाल को बताएगा, यानी उसे चाल प्राप्त होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर समय विस्थापन ग्राफ रहेगा, समय विस्थापन ग्राफ, ये मान लीजिए समय है और ये विस्थापन है, तो समय विस्थापन ग्राफ जो रहेगा उससे क्या आएगा, तो उससे वेग आएगा, क्योंकि वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। और वेग कैसा राशि है दोस्तों, वेग सदिश राशि है, जबकि चाल एक अदिश राशि है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। और वेग और समय का, वेग और चाल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है, दोनों का मात्रक सेम होता है मीटर पर सेकेंड। उसके अलावा विस्थापन का मात्रक अगर देखिएगा, विस्थापन का मात्रक तो वो होता है मीटर, दूरी का मात्रक अगर पूछेगा तो वो होता है मीटर। ठीक है, त्वरण का मात्रक जो होता है, त्वरण का मात्रक वो होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा। एक समान वृत्तीय वृत्तीय गति में क्या नियत रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समान वृत्तीय गति, अगर गति एक वृत्तीय गति समान हो रहा है तो उसमें क्या नियत रहता है। देखिए, जब गति वृत्तीय होगा यानी इस प्रकार से गति होगा तो इसमें वेग जो है वो परिवर्तन हो जाएगा, वेग समान नहीं रहेगा, इसमें चाल जो है वो नियत रहता है। तो इसका आंसर रहेगा चाल, चाल फिक्स रहता है, चाल वही रहेगा, जबकि वेग फिक्स नहीं रहेगा, वेग चेंज होगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा वेग का एसआई मात्रक अगर देखें तो वेग का एसआई मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड, चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। वेग और चाल तो बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। देखिए, न्यूटन के गति का 3 नियम होता है, 3 नियम होता है। पहला नियम क्या होता है, तो जड़त्व का नियम, जिसको गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। और न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है जिससे बल का समीकरण प्राप्त होता है। और जो तीसरा नियम है वो है क्रिया प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो ये हो गया 3 नियम। न्यूटन के गति के सवाल कहता है कि न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, यानी प्रथम नियम जो है वो जड़त्व का नियम है। चलिए, द्वितीय नियम क्या है, व्यंजक प्राप्त होता है बल का, इससे बल का व्यंजक होता है एफ बराबर एम ए, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ये बल का व्यंजक, ये द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगा। जैसे बंदूक का गोली अगर छूटता है तो उससे जो पीछे जो धक्का लगता है वो हो गया प्रतिक्रिया, और जो बंदूक का गोली छूट रहा हो गया क्रिया। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, तो ये तृतीय नियम के तहत होता है। बाकी प्रथम नियम का एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो कोई भी गाड़ी अचानक जो रुक जाता है वो होता है, और जो झटका लगता है वो होता है प्रथम नियम के कारण, जड़त्व के नियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, संवेग का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। संवेग, संवेग का सबसे पहले अगर फॉर्मूला देखिएगा, संवेग को p से रिप्रेजेंट करते हैं और p बराबर होता है m गुना v, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को ही संवेग बोलते हैं। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है kg, और जो वेग का होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड संवेग का, तो ऑप्शन बी चला जाएगा। बाकी बात करें जूल का, तो जूल होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का। उसके बाद बात करें kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये किसका मात्रक होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसका मात्रक होगा। तो बल का जो फार्मूला होता है वो F बराबर ma होता है, और m जो है, m यहाँ पे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक हो जाएगा kg, और इसका जो a है वो एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है, त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका देखिएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही यहाँ लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक है। वैसे इसी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन एन से।
तो एन भी बोलते हैं, और कई बार एन नहीं रहेगा तो केजी मीटर पर सेकेंड उसका भी उसी को बोल देते हैं। तो ये हो गया। बाकी न्यूटन मीटर किसका होता है? तो आवेग का जो फार्मूला होता है, आवेग आवेग बराबर होता है बल गुना समय अंतराल। समय अंतराल बल का होता है न्यूटन और समय अंतराल का होता है सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड इसका हो जाएगा आवेग का। तो ये आवेग का ईसाई मात्रक है। उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बंदूक से छोड़ी गई सॉरी बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का पीछे की ओर कूदना गति के किस नियम पर आधारित है? गति का जो तीसरा नियम होता है, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होता है, तो उसी नियम पे ये बंदूक जो है वो काम करता है। क्योंकि बंदूक से जब गोली छूटता है तो वो पीछे की तरफ धक्का देता है, तो उसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, यानी न्यूटन के गति का तीसरा नियम इसका आंसर होगा। बाकी न्यूटन ने 3 नियम दिया है, प्रथम द्वितीय और तृतीय, ये पता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम का खोज भी न्यूटन ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? तो इसमें जी बराबर फॉर्मूला होता है कैपिटल जी गुना एम बटा आर स्क्वायर। ये पृथ्वी है मान लें, तो इसका जो ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों वाला बिंदु, यहाँ पे त्रिज्या का मान सबसे कम होता है। यहाँ भी त्रिज्या सबसे कम होगा पृथ्वी का। तो आर का मान जितना कम होगा, जी का मान उतना ही ज़्यादा होगा इस समीकरण के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि जी का मान सबसे ज़्यादा होगा ध्रुव पर, और सबसे कम कहाँ होगा? तो जहाँ पे आर का मान सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है यहाँ पर विषुवत रेखा पर, ये विषुवत रेखा पर। तो आर का मान सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पर, यानी जी का मान सबसे कम होगा विषुवत रेखा पर। ठीक है। और पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान जो है वो, पृथ्वी का केंद्र मान लीजिए बीच में जो है, वो जी का मान जो है यहाँ पे वो 0 होता है। तो ये बात हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव पर। भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर, जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, तो विषुवत रेखा पे कितना होता है? विषुवत रेखा पे जो है सबसे कम होता है, और उससे भी कम पृथ्वी के केंद्र पे होता है। वैसे पृथ्वी के केंद्र पे 0 होता है जी का मान 0, और यहाँ पे सबसे कम, और यहाँ जो है वो ध्रुव पे सबसे ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलो है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पे अगर ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, उसका भार में परिवर्तन आ सकता है लेकिन द्रव्यमान में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 के जी अगर पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पे भी 60 के जी का रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, उसके भार में परिवर्तन होता है भाई। भार में क्या होगा? तो पृथ्वी पे जो भार होता है वो चंद्रमा पे भार का 6 गुना होता है, 6 गुना। यानी चंद्रमा पे जो होता है जी का मान, वो पृथ्वी पे जी के मान का 1/6 होता है। तो 1/6 भाग जो है वो चंद्रमा पे हो जाएगा, तो उससे चंद्रमा पे किसी भी वस्तु का भार कम जाता है। तो इसका जो है आंसर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल का परिमाण किसके बराबर होता है? उत्प्लावन बल का परिमाण किस, सबसे पहली बात है कि उत्प्लावन बल का जो सिद्धांत है वो आर्किमिडीज ने दिया था, ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका जो मान होता है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी कोई भी वस्तु जब पानी में गिरता है तो पानी के द्वारा उतना ही बल नीचे से उस पर लगेगा जितना कि वस्तु उस पानी के भार को हटाया होगा, उतना ही बल लगेगा। जैसे कुआं में अगर हम पानी भरते हैं बाल्टी से, कुआं में अगर हम बाल्टी से पानी भर रहे हैं तो उसमें क्या है कि बाल्टी पे जो है वो अंदर से बल लगा रहा है, वो उतना ही बल लगा रहा है, ऊपर ठेल रहा है जितना कि बाल्टी पानी को हटाया है। जितना भार पानी का हटाया है उतना ही बल नीचे से पानी के द्वारा उस पर बाल्टी पे लगाया जाएगा, जिससे कि हम लोग को बाल्टी हल्का लगता है जब उठाते हैं। तो ये उत्प्लावन बल के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी चला जाएगा। बाकी 13 नंबर क्वेश्चन होगा,
किसी गतिशील वस्तु को का वेग दुगुना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा जो होता है काइनेटिक एनर्जी वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसको दुगुना हम कर देंगे, अगर वेग को हम दुगुना कर देंगे तो इसका जो कैलकुलेशन करने पे आएगा, इसका क्या आ जाएगा? वेग को अगर दुगुना करेंगे तो इसका आ जाएगा हाफ एम, यही रहेगा, और भी को लिखेंगे टू भी, यानी दुगुना कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा दो दूनी चार, दो का स्क्वायर चार, और ये दो का स्क्वायर चार। और अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु गतिशील वस्तु का वेग दुगुना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसके वेग को हम दुगुना कर दें, वेग को अगर टू भी कर दें, दुगुना कर दें, तो नया जो गतिज ऊर्जा आएगा वो आ जाएगा हाफ गुना एम के जगह पे एम ही रहेगा और भी के जगह पे टू भी। इसको रख करके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हाफ और दो का स्क्वायर चार, चार एम वी स्क्वायर, और यहाँ से दो से कटेगा, दो दूनी चार, तो यहाँ से आ जाएगा टू एम वी स्क्वायर। अब ये जो पहले वाला काइनेटिक एनर्जी है गतिज ऊर्जा वो है हाफ एम वी स्क्वायर, नया वाला आ गया टू एम वी स्क्वायर, यानी इसका ये कितना गुना है? तो इसका ये चार गुना है। हाफ को अगर चार से गुना करेंगे दो दूनी, तो ये कटेगा दो बार में, सॉरी हाँ, ये कटेगा दो बार में, तो यहाँ पे जो है वो चार से गुना करने पे तब जाके दो आएगा, तो ये आ जाएगा, तो आपका जो है वो चार गुना हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन होगा, 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा व्यावसायिक मात्रक जूल में कितने के बराबर होता है? माने 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। ये होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर, और 1 किलोवाट घंटा को ही हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं, तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन होगा, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे जो होती है, ध्वनि तरंगे ये होती है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे, ये इसका आंसर। बाकी अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है जो इस तरह से गति करे, और अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है वो इस प्रकार से गति करता है। ये हो गया। बाकी अनुप्रस्थ तरंग में कौन कौन आएगा? ये इसमें रेडियो तरंग जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश तरंग जो है वो प्रकाश वो भी एक अनुप्रस्थ तरंग है, रेडियो भी अनुप्रस्थ तरंग है, ये आप ध्यान रख सकते हैं इसमें। विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश, इसमें रेडियो तरंग जो होता है, रेडियो तरंग ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, सॉरी अनुप्रस्थ तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग ही कहलाता है। उसके बाद सवाल नंबर 16 है, इसमें अस्पष्ट प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच में कम से कम कितना समय का अंतराल होना चाहिए? तो उसके लिए 1 सेकेंड 0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोनार तकनीक में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सोनार जो है वो एक तकनीक है जिसके द्वारा हम समुद्र की गहराई मापने का काम करते हैं।
समुद्र की गहराई को सोनार तकनीक से मापा जाता है। और इसमें यंत्र का प्रयोग होता है फैदोमीटर का प्रयोग होता है। तो ये एक प्रकार का सोनार जो है वो पराश्रव्य तरंग है, अल्ट्रासोनिक वेव। पराश्रव्य तरंग क्या होता है? जिसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, ज़्यादा, उसको बोलते हैं पराश्रव्य तरंग। अपश्रव्य तरंग क्या होता है? जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है, उसको अपश्रव्य। और श्रव्य तरंग क्या होता है? जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा, उसको बोलेंगे श्रव्य तरंग। बाकी रेडियो तरंग क्या है? रेडियो तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसको अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं। प्रकाश तरंग एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग यानी अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए, इसका हो गया पूरा। इसमें इसके अलावा पराश्रव्य तरंग में चमगादड़ जो सुनता है वो पराश्रव्य तरंग को सुनता है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक रोग है जो लंबे समय तक रहता है? लंबे समय तक कौन? सर्दी जुकाम तो ठीक हो जाता है बहुत जल्दी, हैजा जो है वो लंबे समय तक रहता है, और ये भी ठीक हो जाता है, वैसे काफ़ी लंबा समय तक नहीं रहता है। बोला है सबसे लंबे समय तक कौन रहता है, तो इसमें सबसे लंबे समय तक रहने वाला हाथी पाँव हो जाएगा, जिसको फाइलेरिया भी बोलते हैं, या एलिफेंट पाँव भी इसको बोलते हैं, फील पाँव। ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक, अगर ये किसी को हो जाता है तो आजीवन भी ये रह जाता है उस व्यक्ति के, पैर फूल जाता है उसमें, ये आपको पता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 19 होगा, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किसके संक्रमण को रोकने में प्रभावी है? पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? पेनिसिलिन का खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, तो ये हो जाएगा। इसका जो प्रयोग है ये क्या है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, यानी ये जो बैक्टीरिया वाला बीमारी होगा उसमें काम करेगा। ये एंटीबायोटिक है, यानी जीवाणु से होने वाले रोग में ये सब काम करता है, उसके इलाज में। तो बोल रहा है कि किस बीमारी को, किसके संक्रमण को रोकने में प्रभावी है? तो जीवाणु से होने वाला जो भी रोग होगा उसमें ये काम करेगा। सवाल नंबर 20, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मुख्य रूप से प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूछेगा तो 0.03% है, और अगर भूपर्पटी पे पूछेगा, भूपर्पटी पे तो 0.02% है, 0.02%। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रख सकते हैं। और इसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है तो ये 0.03% से 0.04%, इसमें चारों ऑप्शन में से यही ऑप्शन बी इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन होगा, ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी? क्षय मतलब होता है उसकी कमी, कमी जो होता है क्षरण, उसके लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ओजोन परत क्या है? ओजोन परत एक गैस है का परत है जो कि पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, समताप मंडल, दूसरा परत, पहला परत क्षोभ मंडल होता है, दूसरा समताप मंडल होता है, तीसरा मध्य मंडल होता है, चौथा जो है वो आयन मंडल होता है, और पांचवा जो है वो बहिर्मंडल होता है। इसके ऊपर जो है वो अंतरिक्ष है। तो दूसरा वाला जो परत है समताप मंडल, उसी में ओजोन लेयर पाया जाता है, यानी ओजोन गैस पाया जाता है। तो उसी ओजोन गैस जो है वो हमें वहाँ से सूर्य के किरण से जो वो पराबैंगनी विकिरण जो निकलता है, उस पराबैंगनी विकिरण से हमको सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये काफ़ी हमारे लिए अच्छा है, लेकिन इसको जो है इसका क्षरण लगातार हो रहा है, कमी हो रहा है। इसका मतलब है CFC गैस जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो कि झागदार पदार्थों में पाया जाता है, जैसे जो कीटनाशक है, पीरकनाशक है, और शेविंग क्रीम, साबुन वगैरह जो होता है, और इसमें पाया जाता है। तो इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण ओजोन में कमी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा फ्लोरोकार्बन गैस भी असर डालता है इसमें कमी करने का, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, इसका ये हो जाएगा। बाकी CO2 क्या है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही सूत्र है, और इसका जो है वो पृथ्वी वायुमंडल में कितना परसेंट है? तो ये वायुमंडल में आपको 0.03% है।
बाकी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। आगे अगर बात करें, सवाल नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व, वैसे पोषक तत्व जो होता है पेड़ पौधे के लिए वो तो सब होता है। फसल जो उगाया जाता है उसमें नाइट्रोजन भी डालते हैं, फास्फोरस भी डालते हैं और पोटेशियम भी डालते हैं। NKP, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये तीनों का इस्तेमाल होता है उपजाऊ को बढ़ाने के लिए, और ये तीनों उर्वरक है जो मार्केट से हम प्राप्त करते हैं। बाकी इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व बोला यानी जिसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा बहुत कम मात्रा में जो है वो उपयोगी है पोषक तत्व में, वो है लोहा। लोहा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी सबसे कम मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, बॉस इंडेक्स किसका वैज्ञानिक नाम है? बॉस इंडेक्स गाय का वैज्ञानिक नाम होता है, तो इसका आंसर गाय हो जाएगा। बाकी भैंस का अगर पूछेगा तो भैंस का हो जाएगा बुबलिस, बुबोलिस, इस टाइप से इसका नाम होगा। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा, फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को क्या कहते हैं जो फसल मुख्य फसल के पोषक तत्व को छीन लेते हैं? हम लोग जो खेती करते हैं तो उसमें जो फसल के साथ जो घास उग जाता है, जैसे मोथा हो गया, बिहार में मोथा घास हो गया, और भी बहुत सारे घास जो उग जाते हैं फसल के अलावे, उस सबको खरपतवार बोलते हैं। और वो क्या करता है कि वो पेड़ पौधे से जो है उसका पोषक तत्व छीन करके वो अपना भोजन बनाने लगता है। तो इससे क्या होता है कि फसल में उत्पादन कम होता है, तो इसलिए उसको हटा दिया जाता है। उसके लिए निराई विधि का प्रयोग होता है, जिसको कमौनी भी बोलते हैं ठेठ भाषा में बिहार में। तो इसमें जो है वो खरपतवार इसका आंसर होगा, खरपतवार। केंचुए और खाद की सहायता से कार्बनिक कचरे से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? केंचुआ जो होता है, जिसको चाली भी बोलते हैं, और खाद की सहायता से कार्बनिक कचरे से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? केंचुआ फसल के लिए खाद का काम करता है खेतों में, उससे जो उसका जो मलमूत्र निकलता है वो खाद का काम करता है, और उससे जो खाद बनता है उसको बोलते हैं जो है वो जैविक खाद। मार्केट में जो खाद मिलता है वो उर्वरक होता है, वो जैविक खाद नहीं है, वो अकार्बनिक खाद है। उर्वरक जो होगा वो मार्केट में मिलता है, यूरिया, पोटेशियम, फॉस्फेट, ये सब जो होता है वो जैविक, और वो सब जैविक खाद नहीं है, वो जो है वो अकार्बनिक अकार्बनिक खाद है वो सब। और जो जैविक खाद है, ये जैविक खाद जो होता है वो होता है कार्बनिक खाद, कार्बनिक खाद होता है जैविक खाद। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट। वैसे ये जो जैविक खाद जो तैयार होता है उसका प्रक्रिया का नाम पूछा है, किस प्रक्रिया से तैयार होता है, तो ये इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। घर के जो छिलके होते हैं और मलमूत्र होते हैं, जानवरों के मलमूत्र, घर के छिलके और कूड़ा कचरा से जो बनता है उसको जो है वो जैविक खाद बोलते हैं। और ये वर्मी कंपोस्टिंग करके इसको बनाया जाता है, यानी एक गड्ढे में रख करके उसको जो है सड़ा गला करके जो है बनाया जाता है, इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। अब आ गया कथन कारण वाले सवाल। प्रश्न संख्या 26। कथन कहता है इसका कि मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस पर क्यूटीन की एक मोटी परत होती है। मरुस्थलीय मतलब हो गया रेगिस्तान। रेगिस्तान जहाँ होता है, जहाँ पे मिट्टी जो है वो वहाँ पे खेती उती नहीं होता है, उसको मरुस्थल बोलते हैं। तो उसमें जो है वो एपिडर्मिस होता है त्वचा, त्वचा पर एक क्यूटीन नाम का परत होता है। जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं मरुस्थलीय जगह पे, उसमें पेड़ पौधे की त्वचा पे एक क्यूटीन क्यूटीन नाम का जो है इसके त्वचा पे होता है, परत जमा होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, क्यूटीन का काम वाष्पोत्सर्जन के दर को कम करना। क्योंकि रेगिस्तान में जो है वो, पहला ऑप्शन तो इसका करेक्ट है, वैसे दूसरा ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं वो देखना है पहले। क्यूटीन जो है वो क्या काम करता है, ये क्वेश्चन के अनुसार वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण के दर को धीमा करता है, यानी कम करता है। हाँ सही बात है, क्योंकि अगर रेगिस्तान में पौधा पाया जा रहा है, अगर उसका तेजी से वाष्पीकरण होगा तो उसमें जल की मात्रा जो है उतना ही तेजी से कमेगा पौधे में, तो पौधा सूख सकता है, जल्दी सूख जाएगा। उसको पोषक तत्व कहाँ से मिलेगा? जल जरूरी होता है। इसलिए जल का जो है ह्रास धीरे धीरे हो, इसके लिए क्यूटीन काम करता है, ताकि वाष्पीकरण धीमा हो। क्यूटीन का यही काम है, तो ये बिल्कुल सही है। अब ये RA का व्याख्या कर रहा है कि नहीं, तो एक बार इसको जो है पढ़ने का तरीका ये रखते हैं कि जो कथन है वो इस कारण से जो है कथन सही है कि नहीं। यानी मरुस्थलीय पौधे में एपिडर्मिस पर क्यूटीन एक की एक मोटी परत होती है, ये बात ठीक है।
क्योंकि, इसमें क्योंकि लगा के पढ़िए, क्योंकि क्यूटीन वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए जल के ह्रास को रोकता है। तो ये भी बात सही है, क्योंकि इसी कारण से जो है वो ये सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सवाल नंबर 27। इसमें आप लोग को क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है? ये प्योर एनसीईआरटी से लिया गया है कंटेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका लेवल क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, जब एक गतिशील बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। गति के पहले नियम के अनुसार ये घटना होता है, न्यूटन के गति के फर्स्ट नियम के अनुसार। ये पहला सही है। कारण, यात्रियों के पैर बस के साथ विराम में आ जाते हैं, परंतु ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण गतिमान रहता है। ये भी सही है, ये भी कथन सही है, क्योंकि जड़त्व जो होता है वो एक एक जो है गुण होता है वस्तु के अंदर। जो गतिमान वस्तु होता है उसमें जड़त्व एक गुण है, जो उस पे लगने वाले बल के कारण जो है वो, जब ब्रेक मारते हैं तो जड़त्व जो है वो गाड़ी को रुकने देना नहीं चाह रहा है, इसलिए वो झटका मार देता है अचानक। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब ये इसका व्याख्या कर रहा है कि नहीं, तो इसमें पढ़ते हैं एक बार। जब गतिशील बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि, इसमें क्योंकि लगा के पढ़िए तब मालूम चले, क्योंकि यात्रियों के पैर बस के साथ विराम अवस्था में आते हैं, परंतु ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण गतिमान रहता है। बिल्कुल, कारण बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। कथन कहता है किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। स्थितिज ऊर्जा जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है mgh। अगर ऊंचाई बढ़ेगा, मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा। अब वस्तु का ऊंचाई हम बढ़ा देंगे, ऊंचाई बढ़ाएंगे तो ई अगर h बढ़ाएंगे तो इससे गुना होकर के पूरा मान भी बढ़ेगा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा ऊंचाई बढ़ने के साथ। बिल्कुल सही है ये। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अब गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, यानी ये जो वस्तु ऊपर जा रहा है, इसको नीचे से गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी जो है वो अपने ऊपर खींच रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये जो इसमें जो स्थितिज ऊर्जा है, जो रोकने की जो क्षमता है, वो इसमें संचित होता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में। हाँ ठीक है, ये वस्तु क्या करेगा, स्थितिज ऊर्जा इसमें क्या करेगा, वस्तु को ऊपर खींच के रखेगा, और जो इसका जो बल है, पृथ्वी का जो बल है, वो इसको नीचे खींचेगा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, एक प्रकार का कार्य ही है, जो कि वस्तु के द्वारा ऊपर रहने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है। बाकी आर ए का व्याख्या है कि नहीं, तो इसका कथन ए सही हो जाएगा। आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29। कथन है ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सबसे कम और गैस माध्यम में सबसे ज़्यादा। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, हम जानते हैं ये बात, ज़्यादा होता है, और जो गैस में है वो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो यहाँ बोल रहा है ध्वनि की चाल ठोस में सबसे कम नहीं, सबसे ज़्यादा होता है ठोस में। तो ये कथन पहला गलत हो गया। अब जैसे ही पहला कथन गलत हुआ, तो इसमें ए अगर गलत हो गया तो ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन बी चल जाएगा। दूसरा कथन नहीं पढ़ेंगे तो भी काम इसमें चल जाएगा, क्योंकि दोनों गलत का ऑप्शन तो है नहीं। अगर ये गलत भी हो गया तो दोनों गलत का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसको सही तो होना ही पड़ेगा, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक ही ऑप्शन से आंसर निकल गया। बाकी इसको समझने के लिए पढ़ लेते हैं। ठोस पदार्थों का घनत्व प्रत्यवस्था गैसों की तुलना में बहुत अधिक होती है। यानी ठोस पदार्थ जो है, जैसे मान लीजिए कि लोहा है, लोहा जो है वो ज़्यादा घना होगा, घनत्व इसका ज़्यादा होगा। अगर वायु है, वायु से ज़्यादा घनत्व है इसका। ठीक है, तो ये कारण तो बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 30 कह रहा है, 30 कहता है कि कथन इसका बोल रहा है कि एंटीबायोटिक दवाएं सामान्य सर्दी जुकाम और फ्लू को ठीक करने में असमर्थ होती है।
एंटीबायोटिक दवाएं जो है वो सामान्य सर्दी, जुकाम और फ्लू को ठीक करने में असमर्थ होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक दवा जो है वो बैक्टीरिया से जो बीमारी होता है उसमें काम करता है, और ये जो सर्दी जुकाम है ये तो बैक्टीरिया से होता नहीं, वायरस से होता है, तो इसमें कहाँ से काम करेगा। तो ये बात कथन इसका बिल्कुल ठीक है। बाकी कारण जो है इसका, वो कह रहा है कि सर्दी जुकाम और फ्लू वायरस के संक्रमण के कारण होते हैं। सर्दी जुकाम और फ्लू जो है वो वायरस के संक्रमण के कारण होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। सर्दी जुकाम फ्लू ये सब वायरस से होता है, वायरस से होने वाला बीमारी है जिन पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। तो पहला तो भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। अब इसका व्याख्या कर रहा है कि नहीं, तो एंटीबायोटिक दवाएं सामान्य सर्दी जुकाम और फ्लू को ठीक करने में असमर्थ होती है, क्योंकि सर्दी जुकाम और फ्लू वायरस के संक्रमण के कारण होते हैं जिन पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। तो ये भी बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान वही रहता है। बिल्कुल ठीक है, ये सही कथन है, क्योंकि चंद्रमा पर जो है वो भार बस पृथ्वी पे भार का 1/6 हो जाता है, यानी चंद्रमा पे जो है वो 1/6वां भाग हो जाता है किसी भी वस्तु का। तो ये सही बात है। चंद्रमा का पहला कथन सही है। चंद्रमा का गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 1/6 होता है। चंद्रमा पे जी का मान पृथ्वी पे जी के मान का 1/6 होता है, ये भी कथन सही है। तो ए और आर दोनों सही है। अब व्याख्या कर रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। इसको पढ़ते हैं। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने में उसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान वही रहता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्मॉल जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी इसका कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। 32 नंबर क्वेश्चन है। कथन है गंदे पानी या रुके हुए पानी पर केरोसिन तेल छिड़कने से मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। यानी जब हम तेल छिड़केंगे रुके हुए पानी या नाले वगैरह में, तो उससे क्या होगा, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा पानी का, तो उससे मच्छर जो है वो डूब के मर सकता है, यानी डूब जाएगा, उस पर रुकेगा ही नहीं। तो पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए तेल को या केरोसिन तेल को या मिट्टी तेल को छिड़कने का काम करते हैं। कारण है तेल छिड़कने से, पहला कथन बिल्कुल सही है। कारण है तेल छिड़कने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे मच्छरों के लावा पानी में डूब के मर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सही है, और ई व्याख्या भी कर रहा है, तो इसको देखिएगा तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है वो सवाल नंबर 33 जो कहता है, ये कह रहा है कि जब कोई कूली अपने सिर पर भारी सामान रखकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पे चलता है तो विज्ञान के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होगा। अगर कोई कूली है जो अपने माथा पे उठा करके और चल रहा है क्षैतिज दिशा में, ऐसे चल रहा है, क्षैतिज यानी पृथ्वी के समांतर, जब ऐसे चलेगा तो इसका विस्थापन मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये है, और पृथ्वी जो है नीचे से वो इस पे बल लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे खींचने का प्रयास कर रहा है। तो विस्थापन और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके बीच में कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा। तो ऐसे केस में 90 डिग्री का कोण होगा, और जिस कारण से डब्लू का जो फॉर्मूला होता है कार्य बराबर वो एफ डी कॉस थीटा होता है। थीटा का मान अगर 90 हो गया, कॉस 90 का मान 0 होता है, 0 से इसको गुना करेंगे 0 हो जाएगा, यानी डब्ल्यू यानी कार्य जो है वो जिसका 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। ऑप्शन दूसरा अगर देखें, विस्थापन और बल के बीच का कोण 90 डिग्री होने के कारण कार्य जो है वो शून्य हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है। अब सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं वो देख लें। जब कोई कुली अपने सिर पर भारी सामान रखकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर चलता है तो विज्ञान के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया काम 0 होगा, क्योंकि विस्थापन और बल के बीच का कोण 90 डिग्री होने के कारण कार्य जो है 0 होता है। बिल्कुल सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। सवाल नंबर 34 जो है वो कथन, क्रोनिक या दीर्घकालिक बीमारियां अल्पकालिक बीमारियों की तुलना में मानव स्वास्थ्य को अधिक नुकसान पहुंचाती है। यानी लंबे समय तक होने वाली बीमारी जो है वो छोटे समय में कम समय के लिए होने वाले बीमारी की तुलना में ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल ठीक बात है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है दीर्घकालिक बीमारियां जैसे टीबी या एलिफेंटाइसिस
शरीर के अंगों को लंबे समय तक प्रभावित करती है, ये भी सही है। तो दोनों कारण इसका सही है, और कथन जो है वो कारण का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है, कथन बादलों की कड़कड़ाहट की आवाज बिजली चमकने के कुछ समय बाद सुनाई देती है, ये भी सही है। और वायु में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकेंड की तुलना में अत्यधिक तीव्र होती है। इसमें जो हवा में प्रकाश की चाल है वो तो ध्वनि में प्रकाश की चाल, सॉरी, वायु में प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल, हवा में जो प्रकाश की चाल है और जो ध्वनि की चाल है वो उस प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की तुलना में ज़्यादा होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। हवा में ध्वनि का चाल जो है कम होगा, क्योंकि ध्वनि का चाल हम जानते हैं ठोस माध्यम में ज़्यादा होता है और गैस में कम होता है, तो ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और इसका व्याख्या भी कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 36 नंबर है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण मतलब होता है कि समय समय पर जो है फसल को बदल करके उगाना, में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न में उगाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। अंतरा फसलीकरण में वही होता है कि समय समय पे फसलों को अदल बदल के उगाते रहना है सालों भर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आर जो है इसका, इससे फसलों की कीटों और रोगों को पूरी फैलने में फसल में फैलने से रोका जा सकता है, और पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग होता है। इससे क्या होता है, फसलों और कीटों और रोगों को फसल में फैलने से रोका जा सकता है, ये भी सही बात है। और पोषक तत्व यानी बदल के फसल करने से क्या होता है कि उसमें पैदावार अच्छा होता है, और जो है उत्पादन जो है उसका बढ़ता है, तो ये सही बात है। तो दोनों सही है, और ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी देखिएगा तो कर ही रहा है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। 37 नंबर है लिगुमिनस। दलहनी पौधों को उगाने से, लिगुमिनस बोलते हैं दलहनी पौधों को। पढ़ रहा है क्वेश्चन कि दलहनी पौधों को उगाने से रासायनिक यूरिया डालने की आवश्यकता कम हो जाती है। सही बात है, हम लोग जानते हैं कि जब दलहनी पौधे उगाते हैं तो उससे उसके जड़ में एक राइजोबियम नाम का जो है जीवाणु जो है वो क्रिएट होता है, और वो वायुमंडल में नाइट्रोजन छोड़ने का काम करता है, और नाइट्रोजन में यूरिया पाया जाता है, तो उससे जो है वो खेतों का पैदावार बढ़ता है। ये बात हम लोग जानते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दलहनी पौधों को की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये बात तो अभी सही है, तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने से वैश्विक तापन हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाता है, और भी आ जाता है गैस सब, तो इसके मेथेन गैस भी आ जाएगा। तो ये सब जो है वायुमंडल में क्या करता है कि तापमान बढ़ाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग इसी सब के कारण हो रहा है, अभी लगातार न्यूज में ये सब चलता भी रहता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। बाकी आर जो है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरणों को अवशोषित कर वायुमंडल को गर्म करती है, ये भी कारण बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। दोस्तों, ये क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लग रहा है? अगर आपको पसंद आ रहा है, जैसा कि ये पूरे फुल एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, कहीं बाहर से नहीं लिया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, मिलान करने का पैटर्न पे क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कुछ। 39, जटिल अस्थाई उत्तक कोष माने सूची 2 विशेषता से जो है मिलान है। एक तरफ उत्तक है, एक तरफ उसका काम दिया हुआ है, जैसे ट्रैकिड्स और वेसल्स। ट्रैकिड्स जो है वो और वेसल जो है वो जाइलम उत्तक का प्रकार होता है। जाइलम उत्तक का एक प्रकार है। जाइलम उत्तक का काम क्या होता है, तो जल को जो है वो और खनिज लवण को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो जल और खनिज लवण ऑप्शन बी हो जाएगा पहला का, क्यू। दूसरा, चलनी नलिकाएं और साथी कोशिकाएं। चलनी नलिका और साथी कोशिकाएं फ्लोएम उत्तक का प्रकार होता है, तो ये भोजन को स्थानांतरण करने का काम करेगा। फूड फ्लोएम यानी फ्लोएम उत्तक जो है वो भोजन को स्थानांतरण करने का काम करता है।
एस्केलेन काइमा रेशा, ये पहले भी देख चुके हैं ऊपर में। इसमें क्या होता है कि नारियल का जो रेशा बना होता है वो उसमें यही उत्तक पाया जाता है, एस्केलेन काइमा। तो इसका जो है ऑप्शन पहला का क्यू, दूसरा का पी, पहला क्यू दूसरा पी और तीसरा का आर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ये जो है वो जी, कैपिटल जी जो है वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है और इसका मान होता है 6.66 गुना 10⁻⁻11। ये इसका जो है वो मान होता है लगभग। तो ये क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होगा आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला का क्यू। शक्ति जो है वो, शक्ति का फार्मूला होगा P बराबर W/T। ये शक्ति होता है बल्ब का, जहाँ W कार्य है और T डिनोट करता है समय को, समय बताता है। इसका एसआई मात्रक की अगर बात करें तो इसका एसआई मात्रक होगा, जूल, कार्य का होता है जूल और समय का सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड जो होता है वो होगा, इसी को वाट बोलते हैं, इसका हो जाएगा वाट। आवृत्ति, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन, देख लीजिए इसमें कौन हो जाएगा। और यहाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वो ध्वनि का आयाम, इसको भी मिलान करना है। ध्वनि का आयाम, इसका आंसर दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्या होगा इसका आंसर। इसमें मिसप्रिंट थोड़ा है, ये ऑप्शन 2 ही छपा हुआ है, बाकी क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, इसमें है बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका जो है वो टीबी में लगाया जाता है, पता है सब लोग को। और ओआरएस का घोल डायरिया और हैजा, दस्त, ये सब जो होता है, दस्त या डायरिया, इस सब में पिलाया जाता है। पल्स पोलियो ड्रॉप, पोलियो वायरस जनित अपंगता, यानी पोलियो को ठीक करने के लिए ड्रॉप जो है पिलाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला का पी, दूसरा का क्यू, तीसरा का आर। पहला पी, दूसरा क्यू, तीसरा आर, तो ऑप्शन ए चला जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 43 होगा हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था, हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में भारत में किया गया था। अगर विश्व में देखा जाए तो विश्व में हुआ था 1943-44 में। सबसे पहले इसका शुरुआत हुआ था मैक्सिको में। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। बाकी बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को, एमएस स्वामीनाथन को। हरित क्रांति क्यों लाया गया था, तो ये खाद्यान्न फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाया गया था। अनाज जो है, चावल, गेहूं, दाल, ये सब के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाया गया था और इसमें सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का हुआ था इसके दौरान। तो ये क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, पहला का क्यों हो जाएगा। दूसरा है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में किया गया था, 1970 में, और ये वर्गीज कुरियन ने किया था 1970 में शुरू। ऑपरेशन फ्लड भी जो है इसी से संबंधित है, श्वेत क्रांति से। इसका संबंध है दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए जो है इसको शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड भी इसी को बोलते हैं। नीली क्रांति, नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए जो है किया गया था। बाकी श्वेत क्रांति के जनक कौन है और नीली क्रांति के जनक कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है वो एपिस सेरेना इंडिका, ये मधुमक्खी का प्रकार दिया हुआ है और ये कहाँ पाया जाता है वो दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो एपिस सेरेना इंडिका जो है वो भारतीय मधुमक्खी को बोलते हैं और ये बिजनेस के हिसाब से थोड़ा कम जो है उपयोगी होता है। एपिस मेलिफेरा, ये इटालियन की मधुमक्खी को बोलते हैं और ये जो है वो उच्च शहद एकत्रण के लिए जाना, यानी बिजनेस में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। बिजनेस उत्पादन, बिजनेस के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इटालियन मधुमक्खी, एपिस मेलिफेरा इसको। एपिस डोर्सेटा, ये जंगली मक्खी का नाम है, तो इसका सी हो जाएगा, यानी आर हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है इसमें। पहला का पी, दूसरा का क्यू, तीसरा का आर। पहला पी, दूसरा क्यू, तीसरा आर, तो इसका ये हो जाएगा। 45 है ये हृदय पेशी।
यानी दिल के बारे में पूछा गया है, कार्डिक के बारे में पूछा गया है। कौन सा कथन जो है वो सही है, इस पे विचार करना है। ये पेशियां जीवन भर लयबद्ध रूप से प्रसार और संकुचन करती है, यानी जब तक जिंदा रहता है इंसान तब तक चलता है ही, बिल्कुल सही है। ये प्रकृति में स्वैच्छिक होती है, अर्थात इन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, नहीं, प्रकृति में स्वैच्छिक नहीं होती है। हृदय का जो नियंत्रण है अगर हम लोग कर पाते हैं अपने से, तो फिर आदमी कोई मरता ही नहीं, हार्ट अटैक ही नहीं होता फिर। इसका मतलब है ये तो गलत है ना, क्योंकि इसका नियंत्रण कोई नहीं कर सकता है, ये नेचुरली होता है, अपने आप चलता है, रुकता है, चलता है, जब रुक जाएगा तो आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो इस पे किसी इंसान का नियंत्रण नहीं है, ये नेचुरल होता है, स्वैच्छिक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन दो जैसे ही गलत होगा, तो यहाँ पे आप देखिएगा ऑप्शन दो अगर गलत हो गया तो इसमें ये चला गया, ये चला गया और ये चला गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। बाकी तीसरा ऑप्शन भी इसका देख लेते हैं। इसकी कोशिकाएं बेलनाकार, खासान्वित, शाखान्वित और एक केंद्रीय होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है। किसी वस्तु के जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित कथन को चेक करना है, क्या सही है इसमें। जड़त्व यानी गति का प्रथम नियम जो है न्यूटन का, वही पूछा है। पहला ऑप्शन कहता है कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, बिल्कुल सही है। जड़त्व किसी वस्तु में पाया जाता है जो हमेशा विरोध करेगा, कि वो कहेगा कि हमारा अवस्था तुम परिवर्तन नहीं करो, हम चल रहे तो हम चलबे करेंगे, हम रुकल है तो रुकले, हमको रहने दो, हमारा अवस्था तुम परिवर्तन करोगे तो हम झटका मार देंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन दूसरा, भारी वस्तुओं का जड़त्व हल्की वस्तुओं की तुलना में अधिक होता है, ये भी सही है, जितना वस्तु भारी रहेगा उतना तेज झटका चलेगा अगर वो रुकेगा तो। तीसरा ऑप्शन, किसी वस्तु का जड़त्व उसके वेग पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पर नहीं, ये तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो उसके वेग पे निर्भर नहीं करेगा, उसके द्रव्यमान पे निर्भर करेगा, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, केवल द्रव्यमान पे निर्भर करता है उसका जड़त्व। तो तीसरा जैसे ही गलत हुआ तो ई चला गया, ई चला गया, ई चला गया, ऑप्शन नंबर ए सही इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 अगर देखें, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के, देखिए दो पिंड अगर वस्तु है उसके बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल जो होता है वो होता है G इंटू M1 गुना M2 बटा R²। इसका मतलब क्या है कि आकर्षण बल जो है वो उसके मास के यानी द्रव्यमान के गुणनफल के डायरेक्ट समानुपाती होता है। ये बात बिल्कुल यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। पहला, पिंडों के बीच की दूरी पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बीच का दूरी जो है वो r है, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी है, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है जिसमें पिंड रखे हैं, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में बोला गया है, ये बायोलॉजी का सवाल है। जैव भू रासायनिक चक्र जो है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण केवल बादलों की बिजली चमकने से ही संभव होता है, नहीं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है वो दलहन पौधे को जब उगाते हैं तो वहां से भी नाइट्रोजन जो है वो रिलीज होता है और वायुमंडल में आता है, तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कह रहा है केवल बादल जब चमकेगा तभी नाइट्रोजन जो है वो जो है क्रिएट होगा, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। जैसे ही पहला गलत हुआ तो पहला गलत, पहला गलत, अब या तो बी होगा या तो डी हो जाएगा, तो देख लेते हैं। कार्बन चक्र में पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं। कार्बन चक्र जब होता है तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन जब बनाते हैं तो वायुमंडल से CO2 तो लेते ही हैं, तो ऑप्शन 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। अब 2 करेक्ट हो गया तो 2 इसी में है केवल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, यानी 3 को भी सही होना पड़ेगा। ऑक्सीजन चक्र मुख्यतः श्वसन और दहन जैसी प्रक्रियाओं से प्रभावित होती है। हाँ ठीक है, क्योंकि श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए हमको और दहन यानी आग लगाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, यानी ये बिल्कुल जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें अगर 49 नंबर में देखा जाए तो 49 नंबर में मिश्रित मछली संवर्धन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रणाली के क्या लाभ, यानी एक ही पोखर में जो है वो 4, 5, 6 या 2, 10, 20 तरीके का जो है वो मछली एक साथ जो है उसको उत्पादन करते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है ये पूछ रहा है। तो एक पहला ऑप्शन कहता है कि एक ही तालाब में 5-6 प्रजातियों की मछलियों की प्रजातियों का एक साथ पालन किया जाता है, एक साथ पालन किया जाता है। दूसरा है
प्रजातियों के भोजन की आदतें भिन्न भिन्न होने से वे आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करती। तीसरा ऑप्शन है इसका, तालाब के प्रत्येक भाग के भोजन का पूर्ण उपयोग होता है। हाँ ठीक है, मछली जो रहेगा वो तो हर जगह पे जो है उससे अपना भोजन प्राप्त करेगा, चाहे सतह हो, चाहे बीच में हो, चाहे बिल्कुल जो है नीचे में चला जाए, तो हर जगह से। तो तीसरा ऑप्शन तो सही है। तीसरा ऑप्शन सही है, प्रजातियों के भोजन की आदतें भिन्न भिन्न होने से वे आपस में हाँ ये भी बात सही है, भोजन हर मछली का आदत अलग अलग होता है, तो आपस में वो प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी, दूसरा भी सही है। एक ही तालाब में 5-6 मछलियों की प्रजातियों का एक साथ पालन किया जाता है। हाँ, मिश्रित मछली संवर्धन में एक ही जो है पोखर में कई प्रकार की मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका तीनों करेक्ट हो जाएगा। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, पीरकनाशी और रासायनिक खादों के अत्यंत उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों पर विचार कीजिए। यानी पीरकनाशी जो हम पेड़ पौधे में छिड़कते हैं कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, वो और रासायनिक खाद जो होता है उर्वरक, वो उससे क्या दुष्परिणाम होते हैं। ये जल स्रोतों में बहकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। जल प्रदूषण का कारण यानी जो हम खाद छिड़कते हैं खेत में, तो उससे जो है वो जो है जल प्रदूषण तो होता ही है, क्योंकि वो जल नीचे जाता है ज़मीन के नीचे, और उससे जल प्रदूषण होता है। इसके अलावा बह करके भी एक जगह से दूसरे जगह तक चल जाता है, तो उससे भी जो है वो जल जो है दूषित कर देता है जा करके दूसरी जगह पर। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जैव आवर्धन पैदा करते हैं, ये भी सही है। और तीसरा है, ये लंबे समय में मिट्टी के मित्र जीवों जैसे केंचुओं को नष्ट कर देते हैं। ये लंबे समय में मिट्टी के मित्र जैसे जीव जैसे केंचुओं को नष्ट कर देते हैं, यानी ये इससे केंचुआ जो है प्रभावित तो जरूर होता है, तो ये भी बात बिल्कुल इसका जो है वो सही है, केंचुआ को जो है नष्ट करेगा ही। किसान मित्र बोलते हैं केंचुआ को, तो ऑप्शन तीनों हो जाएगा इसका करेक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट कीजिए और अपना राय दीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, अगर आपका इच्छा है तो। बाकी इस चैनल पे वीडियो इसी प्रकार से आता रहेगा। धन्यवाद।